अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोसेफेलस को। इससे पहले अगर आपने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और वेंट्रिकुलर सिस्टम वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोसेफेलस इज एन एब्नॉर्मल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विद इन द स्कल। हमें पता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वॉल्यूम जो होता है नॉर्मली 150 ml होता है, लेकिन अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए किसी भी वजह से, जिसको हम आगे देखेंगे, तो इसका हम कहेंगे हाइड्रोसेफेलस। If the hydrocephalus is accompanied by raised cerebrospinal fluid, then it is due to one of the following reasons. First, an abnormal increase in the formation of fluid, a blockage of circulation of fluid, and a diminished absorption of fluid. यानी हमारे पास या तो प्रॉब्लम होगी फॉर्मेशन में, यानी फॉर्मेशन ही ज़्यादा हो रही हो CSF की, या तो हमारे पास सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो और यहाँ एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो। जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें पता है CSF जो है कोरोइडल प्लेक्सस से सिक्रीट होता है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी। तो अगर सर्कुलेशन की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलेशन होती है वो अपर्चर्स के ज़रिए या फिर फोरामेन के ज़रिए होती है, तो उस लेवल पे प्रॉब्लम होगी। और एब्जॉर्प्शन वाली अगर बात करेंगे तो वो हमारे पास एरेकोनॉइड विलाई वाली लेवल पे प्रॉब्लम होगी। इन सबको हम डिटेल से देखेंगे। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं ब्रेन विदाउट हाइड्रोसेफेलस एंड ब्रेन विद हाइड्रोसेफेलस। मतलब एक तरफ जो है वो नॉर्मल अमाउंट है CSF की वेंट्रिकल्स में, और दूसरी साइड पे हमारे पास CSF एक्स्ट्रा वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेयरली हाइड्रोसेफेलस अकर विद नॉर्मल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर, एंड इन दिस पेशेंट देयर इज कंपेंसेटरी हाइपोप्लेजिया और एट्रोपी ऑफ ब्रेन सब्सटेंस। यानी वो कह रहे हैं कि ये बहुत कम चांसेस हैं कि हाइड्रोसेफेलस जो है वो नॉर्मल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर के साथ हो। यानी उस केस में जो CSF का वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन प्रॉब्लम जो होती है वो हाइपोप्लेजिया होती है या फिर ब्रेन सब्सटेंस की एट्रोपी होती है। हाइपोप्लेजिया इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सेरिबेलर हाइपोप्लेजिया दिखाया हुआ है, जिसमें हमारे पास सेरिबेलम का साइज़ जो है वो नॉर्मल साइज़ की निस्बत स्मॉल है, बट ये रेयर ऐसा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेराइटीज़। तो हमारे पास दो वेराइटीज़ होती हैं हाइड्रोसेफेलस की, यानी दो टाइप्स होती हैं, एक नॉन कम्युनिकेटिंग और एक कम्युनिकेटिंग। पहले हम नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस को देखते हैं, जिसमें हमारे पास जो है द रेज्ड प्रेशर ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज ड्यू टू ब्लॉकेज एट सम पॉइंट between its formation at the choroidal plexus and its exit through the foramina in the roof of fourth ventricle। हमारे पास फॉर्मेशन जब होती है कोरोइडल प्लेक्सिस में होती है, और कोरोइडल प्लेक्सिस जो है लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में होते हैं, तो हर जगह से सिक्रीट हो रहती है। तो यहाँ तो उसमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ जो है हमारे पास जो एग्जिट होता है CSF वो फोर्थ वेंट्रिकल के फोरामिना से होता है, तो उधर यहाँ तो प्रॉब्लम होगा। यानी यहाँ तो हमारे पास इधर इसकी फॉर्मेशन तो हो ही है लेकिन एग्जिट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये क्या होगी, नॉन कम्युनिकेट। यानी वो बाहर सब एरोकोनॉइड स्पेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, इसलिए इसको कहेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। जबकि कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन विद इन or to the outflow from the ventricular system, the CSF freely reaches the subarachnoid space and is found to be under increased pressure। यानी यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही होती है, और जो ज़्यादा CSF बनता है वही जो है subarachnoid स्पेस में एंटर होगा। इनकी कॉजेज़ को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ी थी कि फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो। सो फर्स्ट वन है एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। Excessive formation of cerebrospinal fluid is a rare condition that may occur when there is a tumor in choroidal plexus। अब हमारे पास अगर choroidal plexus नहीं secrete करना है CSF, अगर उसमें ही ट्यूमर होगा तो जाहिर सी बात है फिर जो वो secrete कर रहे हैं तो वो अपनी secretion बढ़ा देंगे, यानी CSF की secretion ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉकेज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ CSF। अब जो सर्कुलेशन होती है वो फोरामिनाज के ज़रिए होती है, तो अगर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना या फोरामेन ऑफ मोनरो की, या फिर जो है सेरेब्रल एक्वेडक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो इन दोनों केसेस में जो है सर्कुलेशन जो है ब्लॉकेज हो जाएगी। तो पहले देखते हैं, एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना बाय अ ट्यूमर विल ब्लॉक द ड्रेनेज ऑफ लेटरल वेंट्रिकल ऑन दैट साइड। यानी अगर हमारे पास ट्यूमर होगा तो इस वजह से जो है CSF जो है लेटरल वेंट्रिकल में ही रह जाएगा, उससे आगे जो है फ्लो ही नहीं करेगा। The continued production of CSF by the choroidal plexus at that ventricle will cause the distension of that ventricle and atrophy of surrounding neural tissues। अगर उस चीज़ में मतलब वेंट्रिकल में से फ्लूइड फ्लो ही नहीं करेगा लेकिन उसकी प्रोडक्शन होती रहेगी, तो इस वजह से फिर उसकी जो है उस वेंट्रिकल की डिस्टेंशन हो जाएगी, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, और उस वजह से जो है जो इर्द गिर्द का न्यूरल टिश्यू होगा उसकी भी एट्रोपी हो जाएगी। और अगर हमारे पास सेरेब्रल एक्वेडक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए विच मे बी कॉन्जेनिटल और मे रिजल्ट फ्रॉम इन्फ्लेमेशन और
pressure or from tumor. This causes symmetrical distension of both lateral ventricles and distension of third ventricle. मतलब सेरिब्रल एक्विडक्ट से हमारे पास जो है थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में फ्लूइड ने जाना होता है। तो अगर हमारे पास सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है वो मेन डोर क्लोज होगा तो फिर पीछे वाले सारे जो रूम्स होंगे वो फिल हो जाएंगे, यानी थर्ड वेंट्रिकल्स में भी फिर फ्लूइड ज़्यादा होगा, उसकी भी डिस्टेंशन हो जाएगी, और लेटरल वेंट्रिकल्स में भी फ्लूइड की ज़्यादा डिस्टेंशन हो जाएगी। सो इस डायग्राम में हम वेंट्रिकल्स को देख सकते हैं। सो जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है वो थर्ड वेंट्रिकल है, और थर्ड वेंट्रिकल के बाद जो है सेरिब्रल एक्विडक्ट ही है दिखाया हुआ है, वो भी ब्लू कलर से, उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल है। तो अगर सेरिब्रल एक्विडक्ट में ही प्रॉब्लम हो जाएगा तो लेटरल वेंट्रिकल्स में भी की डिस्टेंशन भी होगी और थर्ड वेंट्रिकल की भी डिस्टेंशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास दिखाया हुआ है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मीडियन अपर्चर। फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर जो अपर्चर्स होते हैं उनके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो फिर क्या होगा, मीडियन अपर्चर को हम फोरामेन ऑफ मेजेंडी भी कहते हैं। Foramen of obstruction in the foramen of Magendie in the roof of fourth ventricle and two lateral apertures, foramen of Lashka in the lateral recess of fourth ventricle by inflammatory exudate or by tumor growth will produce symmetrical dilation of both lateral ventricles, third and fourth ventricle. वो कह रहे हैं अगर हमारे पास फोरामेन ऑफ मेजेंडी यानी मीडियन अपर्चर या फिर लेटरल अपर्चर जो होते हैं फोर्थ वेंट्रिकल के, अगर उनमें ट्यूमर हो जाए या इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट हो जाए यानी रिलीज ऑफ पस सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स, तो उस केस में जो है हमारे पास डायलेशन हो जाएगी सब वेंट्रिकल्स की, लेटरल वेंट्रिकल्स की भी, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स की भी। समटाइम्स इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट सेकेंडरी टू मेनिंजाइटिस विल ब्लॉक द सब एराकोनॉइड स्पेस एंड ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ओवर द आउटर सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। Here again the entire ventricular system of the brain will become distended। कि अगर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट हो रहा है यानी पस सेल्स रिलीज हो रहे हैं मेनिंजाइटिस की वजह से, तो उसकी वजह से जो है वो सब एराकोनॉइड स्पेस की तरफ जो फ्लो है उसको ब्लॉक कर देगा, और आउटर सरफेस जो होगा हेमिस्फीयर का, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, वहाँ पे भी जो है CSF नहीं पहुँच पाएगा। तो इस केस में भी जो है हमारे पास पूरे वेंट्रिकल सिस्टम यानी सारे वेंट्रिकल्स की डिस्टेंशन हो जाएगी। इस डायग्राम में हम वेंट्रिकुलर सिस्टम को देख सकते हैं। लास्ट में हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल दिखाई हुई है और उसके दो लेटरल अपर्चर्स और एक मीडियन अपर्चर दिखाया हुआ है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंशन होगी तो होल वेंट्रिकुलर सिस्टम डिस्टेंड, अगर अपर्चर्स पे ट्यूमर होगा तो होल वेंट्रिकुलर सिस्टम डिस्टेंड हो जाएगा। अब लास्ट कॉज देख लेते हैं जिसपे एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो, डिमिनिश्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। Interference with the absorption of cerebrospinal fluid at the arachnoid granulation may be caused by inflammatory exudate, venous thrombosis or pressure on venous sinuses और obstruction of internal jugular vein। मतलब अगर एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगा एराकोनॉइड ग्रैनुलेशंस के लेवल पे, जो कि किस वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट की वजह से हो सकता है, थ्रोम्बोसिस की वजह से, या भी विनस साइनस प्रेशर की वजह से, या फिर हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो इन सब कॉजेज़ की वजह से हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से फिर हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा। सो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास हाइड्रोसेफेलस होता क्या है और उसके कॉजेज़ क्या है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो मैं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूँगी, जिसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।